आपने कितना किया वो मायने नहीं रखता, बल्कि अभी कितना करना है वो मायने रखना चाहिए, उस पे सारा फोकस होना चाहिए। क्योंकि आपने पास्ट में जो किया वो आपको किसी ने देखा जाना तो उतना ही तक है, लेकिन जो आप प्रेजेंट में करोगे वो आपका फ्यूचर तय करेगा, ना कि पास्ट में किया हुआ आपका फ्यूचर तय करेगा। बिल्कुल नहीं, आप प्रेजेंट में करोगे वही आपका फ्यूचर बनेगा। नमस्कार, मैं हूँ साइकिल गर्ल अर्पणा सिन्हा। और जैसे कि आप सभी हमारे YouTube के साथ अभी तक अपडेट है, मैंने जितने भी वीडियोस डाला, जितने भी शॉर्ट्स वीडियो डाला, आपने सारे सीन किया, उसे शेयर किया, लाइक किया, कमेंट किया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। तो मैंने जो भी वीडियो डाला उसमें साइकिलिंग से रिलेटेड मिस कहीं कहीं कॉमेडीज इस तरह से थे। आज मैं किन्हीं का जीवनी लेकर चल रही हूँ, जीवनी के बारे में बताने वाली हूँ। जैसे कि हमारे देश को आज़ाद कराने में बहुत सारे लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी है, तब जाकर आज हम लोग जो इस तरह से आज़ाद घूम रहे हैं, सड़कों पे चल रहे हैं, तो ये आज उन्हीं का देश है। जब उन्होंने हमारे भारत को आज़ाद करवाया तब आज हम लोग इतने फ्रीडम से हैं। तो उसी में आप लोगों ने बहुत सारे नाम जानते होंगे जिन्होंने देश को आज़ाद कराया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में पूरे हमारे जो गांधी जी के बारे में जानते थे, दूसरा गांधी किन्हें कहा गया? आई थिंक बहुत सारे लोग जानते होंगे, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। तो मैं आज इस वीडियो में वही बताने वाली हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि दूसरा गांधी किन्हें कहा गया, उनका क्या योगदान रहा हमारे देश के लिए, उन्हें उनका नाम क्या है, उन्होंने क्या क्या काम किए। तो यही सब मैं वीडियो इसमें बताने वाली हूँ। तो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, ताकि दूसरे लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। तो चलिए भाई जी के नाम से परिचित डॉक्टर एस एन सुब्बाराव जी के जीवनी पे कुछ प्रकाश डालते हैं और उनके बारे में कुछ जानते हैं। राष्ट्रीय एकता के अग्रदूत भाई जी के नाम से देश और दुनिया में लोकप्रिय डॉक्टर एस एन सुब्बाराव, जिन्हें गांधी जी, गिने चुने गांधी जी वादियों में एक हैं, जिन्होंने गांधी जी के विचारों का सिर्फ प्रचार किया बल्कि उसे धारणा किया और उसे आज भी अपनी जीवन शैली पर कार्यक्रमों के जरिए अभिव्यक्त भी कर रहे हैं। मतलब ये नहीं कि उन्होंने जो उद्देश्य बनाया, उन्हें जो दूसरे गांधी जी बोला गया तो सिर्फ उन्होंने थोड़ा सा काम किया और काम करके स्टॉप कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन्होंने उस चीज को कार्यक्रम करवा के जगह जगह पे उसे प्रस्तुत करके लोगों को जागरूक करने का काम भी किया था, और वो भी कर भी रहे हैं। उनके जो भी लोग हैं वो जगह जगह फैल के इस चीज का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। व्यक्तिगत प्रचार प्रसार से दूर रहने वाले सुब्बाराव ने अपने विभिन्न कार्यक्रम के जरिए देश भर के लाखों युवाओं को सांप्रदायिक और सौहार्द और रचनात्मक कार्यक्रम के लिए प्रेरित किया। तो ये देखिए, उन्होंने जगह जगह लाखों करोड़ों लोगों को एकत्रित करके, उनसे मिल के, उनसे बातचीत करके इस चीज का प्रचार प्रसार किया। युवाओं को राष्ट्र निर्माण के कार्य के प्रति सक्रिय करने की दृष्टि से डॉक्टर एस एन सुब्बाराव ने 1970 में राष्ट्रीय युवा योजना की स्थापना की थी। 1970 में राष्ट्रीय युवा योजना की स्थापना की गई थी। तब से लेकर अभी तक ये योजना को चलाया जा रहा है, देश विदेश में इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इसके तहत राष्ट्रीय स्तर पर सैकड़ों युवा शिविर व अन्य कार्यक्रम देश के विभिन्न राज्यों में आयोजित किए गए। उन्होंने जहां नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, लद्दाख, मणिपुर और अंडमान में शिविरों द्वारा इन राज्यों को देश की मुख्य धाराओं से जोड़ा, वहीं सांप्रदायिक दंगों से प्रभावित क्षेत्रों जैसे भागलपुर, ये हमारे बिहार के कुछ राज्य है, भागलपुर, गोधरा, कानपुर, अलीगढ़, अहमदाबाद, मुंबई, जयपुर, गुवाहाटी, बनारस, जम्मू आदि जगहों पर आयोजित शिविरों में जलन पर मरहम का काम किया। मतलब उस टाइम अगर दंगे फसाद हो रखे थे तो भाई जी के द्वारा जो संदेश थे, प्रचार प्रसार थे, आपसी भाईचारा थे, उन्होंने इस चीज़ का खूब जोर शोर से किया। और उस टाइम ये एक दवा के रूप में बहुत ही काम आया। लोगों के बीच में रहकर उन्होंने इस चीज़ को रखा, समझाया, बताया। तो ये एक दवा का असर किया, एक मरहम का असर किया। जो बोलते हैं ना कि अगर घाव बहुत गहरा हो तो मरहम अगर ना करे तो और गहरा होते चला जाता है। इसलिए एक छोटी सी भी खरोच हो ना तो उसे तुरंत मरहम लगा देना चाहिए, नहीं तो कहीं ना कहीं वो एक बड़ा जख्म हो जाता है। साथ ही प्राकृतिक आपदाओं में उत्तरकाशी, नागपट्टनम तथा गुजरात आदि स्थानों पर सेवा कार्य किया। आपदा मतलब समझते हैं एक बाढ़, जो बाढ़ से बहुत ही प्रभावित हो जाता है, लोग उस टाइम बाढ़ में पीड़ित होते हैं, तो वहाँ पे भी इन्होंने बहुत सारे काम किया, सेवा किया, लोगों को अपना, उनके जो लोग थे उनको भी लगाए रखा, सभी ने मिलजुल कर इस काम को अंजाम दिया।
युवाओं के बीच रचनात्मक कार्य के अलावा डॉक्टर सुब्बाराव का अहम कार्य चंबल के डाकू थे के बीत रहा था। वास्तव में उन्होंने इनके बीच कार्य के अंजाम देकर गांधी प्रतीत अहिंसा को उनके बाद व्यवहारिक रूप में पेश किया। चंबल घाटी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि वहाँ जो चंबल घाटी के 600 डाकुओं थे उनको आत्मसमर्पण करवाया था भाई जी डॉक्टर एस एस सुब्बाराव ने। ये वहाँ पे ऐसा दृश्य था कि वो लोग एक दूसरे को काट दौड़ते, मतलब जो नॉर्मली पब्लिक लोग होते थे उसे वो लोग देखना भी नहीं पसंद करते। उस दौरान ये वहाँ जाकर अपने भाइयों के साथ जाकर वहाँ पे शांति सद्भावना फैलाया और लास्ट में उन डाकुओं ने अपने आप को आत्मसमर्पण कर दिया भाई जी के चरणों में। डॉक्टर सुब्बाराव ने चंबल घाटी में श्रृंखलाबद्ध युवाश्रम शिविर आयोजित किया। उन्होंने उसके बाद फिर वहाँ एक आश्रम बनवाया, वहाँ एक आश्रम भी है अभी। देश भर से हजारों युवाओं ने इस शिविरों में भाग लिया। मतलब कि जब वो शिविर वहाँ मतलब आश्रम जब बना तो वहाँ एक शिविर लगाया भाई जी ने। वहाँ देश भर के हमारे इंडिया में जितने भी लोग हैं, इंडिया से बाहर के भी कुछ लोगों ने वहाँ आकर हजारों लोगों ने भाग लिया, पार्टिसिपेट लिया उस आश्रम में। 1970 में उन्होंने मध्य प्रदेश में मुरैना जिले के तहत जौरा गांव में महात्मा गांधी सेवा आश्रम की स्थापना की। मुरैना जिला जो कि आपको पड़ता है उत्तर प्रदेश में, वहां महात्मा गांधी सेवा आश्रम की स्थापना की थी भाई जी ने। आश्रम की मदद से स्थानीय युवाओं में चंबल घाटी में कई बड़ी सड़कों का निर्माण किया। चंबल घाटी ऐसा तो एक घाटी टाइप का था, मतलब पहाड़ी एरिया जो बोलते हैं। उसके बाद वहाँ जब उन्होंने जो भी डाकू थे वहाँ आत्मसमर्पण किया था, उसके बाद इन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर वहां सड़क निर्माण करवाया था। शांति कार्यकर्ताओं के सहयोग और भाई जी के कठिन प्रयासों के फलस्वरूप चंबल घाटी के 1954 से अधिक भयानक डाकुओं ने ऐतिहासिक आत्मसमर्पण किया। जैसा कि मैंने बताया था कि 600 समथिंग थे, तो 600 यहाँ पे बताया गया, 654 डाकू थे जो कि आत्मसमर्पण किया था। सन 1972 में महात्मा गांधी सेवा आश्रम में लोकनायक जयप्रकाश नारायण की मौजूदगी में डाकुओं के आत्मसमर्पण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया गया था। किनके समर्पण था? जयप्रकाश नारायण की मौजूदगी में जब वो थे। तो जिन डाकुओं ने आत्मसमर्पण किया और उनके और पीड़ित परिवारों के कल्याण के कई कार्य आश्रम ने उठाया। मतलब कि जो 654 डाकू लोग थे जो समर्पण किया, उनके परिवार और उनके जो खर्च थे वो उस आश्रम ने उठाया। उनके परिवार के बच्चे लोग थे, उन्हें सही दिशा, सही राह, सही काम के लिए ये सब जो है वो सारे जो भी खर्च हुए, जो भी अनाज वगैरह जो भी होते थे, तो वो सब उस आश्रम ने उठाया था। सन 1976 से 1980 के दौरान चंबल घाटी में कई विकास कार्य और 34 राष्ट्रीय एकता शिविर आयोजित किए गए। बहुत सारे विकास कार्य किए गए। वो एक चंबल घाटी था, लोग डाकों के डर से वहाँ जाते नहीं थे, लेकिन जैसे ही अच्छे काम हुए, नेक काम हुए, तो लोग फिर आना जाना स्टार्ट हो गए। लोगों में मिलजुल कर रहने की भावना, एक दूसरे से अटैचमेंट हो गई। और फिर उसके बाद वहाँ 34 शिविर एकता को लेकर, शांति को लेकर लगाया गया। 15,000 से अधिक युवा युवतियों ने उसमें भाग लिया। सिर्फ युवक लोग ही उसमें नहीं आए बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने के लिए, बल्कि जो युवतियाँ होती थी, महिलाएं होती थी, उन लोगों ने भी बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लिया, भाग लिया। डॉक्टर सुब्बाराव आज 8 दशक पूरे कर चुके हैं। 8 दशक उन्होंने पूरा कर चुके हैं, उन्होंने पूरा किया। लेकिन इतनी लंबी आयु में भी कम साधनों पर अपने जीवन को साध लिया। ऐसा नहीं कि उन्हें बहुत संसाधन मिले थे, बिल्कुल नहीं, उन्हें नहीं मिला था ऐसा कुछ। और युवाओं में राष्ट्रीय निर्माण कार्य के लिए दमखल से लगे हुए हैं। उनके पीछे युवाओं और बच्चों के कार्यक्रम की ऐसी श्रृंखला चलती है कि देश विदेश में कहीं भी वे ज़्यादा दिन टिके नहीं रहते। वे एक कार्यक्रम से मुक्त होते ही दूसरे कार्यक्रम के लिए कूद पड़ते थे। ऐसा नहीं था उनके बीच, उनके ऐसी भावना नहीं थी कि उन्होंने एक काम स्टार्ट किया, वो हो गया तो वो आराम कर रहे हैं, फिर सोचे दो छोड़ो कुछ दिन बात करो, जैसे आजकल की ऐसा हो रहा है। लेकिन वो ऐसा नहीं थे, वो काफ़ी एक्टिव पर्सन थे, व्यक्ति थे। अगर एक काम हो गया पूरा तो वो दूसरे काम के लिए अग्रसर रहते थे। मतलब एक काम खत्म होते भी दूसरे काम के लिए कूद पड़ते थे, वो ऐसे इंसान थे। खादी की कमीज और नेकर ही सुब्बाराव की चिर परिचित वेशभूषा थी। वो खादी की वस्त्र पहनते थे, उसके अलावा वो ऐसा कोई भी वस्त्र नहीं पहनते थे। गर्मी सर्दी सभी में एक समान, और यहाँ तक कि अपने कपड़े स्वयं धोना और उनके सिरहाने रखकर प्रेस किए हुए कपड़ों की जैसी क्रीज बनाए रखना, यह रोजाना के जीवन का अटूट हिस्सा रहा।
ऐसा नहीं कि उनका कपड़ा धोने के लिए नौकर रखते थे, 2-4 लोग उनके आगे पीछे लगे रहते, लाइए भाई जी मैं ये काम कर देता हूँ, वो काम कर देता हूँ, या फिर कोई महिलाएं कि लाइए भाई जी मैं ये काम कर देती हूँ, वो काम कर देती हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं था। वो अपना काम स्वयं करते थे, अपने कपड़े खुद धोते थे। फिर उस टाइम उनके पास संसाधन नहीं था, तो वो प्रेस जैसे करते हैं ना कपड़े, उस तरह से वो संभाल कर रखते थे। ये अनवरत अयावर हैं, एक यात्रा पर निकल पड़ते हैं। रेलगाड़ी के डिब्बे में भी उन्हें टाइपराइटर पर काम करते देखकर यात्री विस्मित हो उनके प्रति आकर्षित हुए बगैर नहीं रहते। मतलब एक ऐसे व्यक्तित्व है ना कि जैसे आजकल नॉर्मली हम लोग किसी को देखते हैं तो देखकर किसी को ऐसा, कुछ लोगों को ऐसा होता है, इरिटेट होते हैं, यह कैसा इंसान है यार, बहुत बोरिंग है। लेकिन उनका जो भावना था, उनका जो कार्य था, करने का तरीका था, वो बिल्कुल डिफरेंट था। वो ऐसे व्यक्ति थे कि वो किसी को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते थे, ना कि बातचीत करके, वो अपने कामों से भी आकर्षित कर लेते थे। वो ऐसे इंसान थे। वे कोहनी का सिराहना लगाकर खुले आसमान के तले बिना चादर वाली धरती पर सो सकते हैं। हमें आजकल के युवाओं को क्या चाहिए? एक बेडशीट चाहिए, सोफा चाहिए, वो गद्दे चाहिए, गद्दे वाले बेड चाहिए। मतलब बिना बेड के जमीन पे बिल्कुल नहीं सो सकते, कपड़े गंदे हो जाएंगे, कीड़े कहीं अगर थोड़े से टच बच हो गए, मिट्टी, मतलब हर तरह की प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। लेकिन वो ऐसे इंसान थे, अगर उन्हें ना भी कुछ मिले आराम से वो सो सकते रह जाते थे। भाई जी का ऐसा सादगी और क्रांतिकारी जीवन आज अचानक नहीं हुआ है। वे स्कूली जीवन से ही सामाजिक कार्यों से जुड़ गए थे। उन्होंने अपना ये जीवन स्कूल के ही टाइम से स्टार्ट किया था और उसी टाइम से ये ऐसा जी रहा, ऐसा नहीं कि बड़े होकर इन्होंने ऐसा जीवन अपने आप को लोगों के दिखाने के लिए, लोगों के बीच रखने के लिए किया, ऐसा बिल्कुल नहीं था। जब वो बचपन में स्कूल पढ़ते थे, छोटे थे, तभी से उन्होंने ऐसा जीवन व्यतीत करना आरंभ कर दिया था। मल्लेश्वरम बंगलोर के रामकृष्ण वेदांत मंदिर में 10 वर्ष की उम्र से ही वे गीत और उपनिषद के भक्ति गीतों का गायन करते थे। वो एक गांधीवादी नहीं थे, वो हर काम में सुपूर्ण थे। मतलब कि वो गाने बजाने हर काम को करने में एक्सपर्ट थे बचपन से ही, ऐसा नहीं कि वो बड़े होकर सीखे हैं। गांधी जी की प्रेरणा से उन्होंने खादी पहनाना शुरू कर दिया था, पहनाना शुरू किया था, सॉरी, खादी का जो बस होता है उन्होंने पहनाना शुरू कर दिया था। 9 अगस्त 1942 को उन्हें ब्रिटिश विरोधी नारे लगाने के कारण गिरफ्तार कर लिया गया था। हम लोग का देश कब आज़ाद हुआ था? 1947। लेकिन जब 1942 ईस्वी में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और जेल में डाल दिया गया था ब्रिटिश विरोधी के कारण। वे राष्ट्रीय सेवा दल के सदस्य उसी समय बन गए और मजदूरों के क्षेत्र में उन्होंने प्रौढ़ शिक्षा केंद्र प्रारंभ किया। मजदूरों के क्षेत्र में, जो बड़े पैसे वाले लोग होते थे उनके पास नहीं, बल्कि जो मजदूर होते थे, गरीब होते थे, उनके पास जाकर उन्होंने फिर उनके लिए प्रौढ़ शिक्षण केंद्र प्रारंभ कर दिया। और उसके बाद सन 1948 में चित्रदुर्गा शिविर के दौरान वे प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी और सामाजिक नेता डॉक्टर हार्डिकर के संपर्क में आए। मतलब 1948 ईस्वी में उन्होंने किसके संपर्क में आए थे? डॉक्टर हार्डिकर के संपर्क में आए थे। कौन? डॉक्टर एस एस सुब्बाराव भाई जी। डॉक्टर हार्डिकर के कहने से वे सन 1991 में अखिल भारतीय कांग्रेस सेवा दल का काम करने दिल्ली आ गए। तब तक उन्होंने कानून की डिग्री हासिल कर ली थी। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के लिए पूरे देश में उन्होंने केडर प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए। पंडित जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस अन्य बड़े नेता उनकी संगठन कुशलता से बहुत प्रभावित हुए थे। उन्होंने सोवियत संघ, अफ्रीका, घाना आदि देशों में कई भारतीय युवाओं प्रतिनिधि मंडलों का नेतृत्व किया। ऐसा नहीं कि इन्होंने जो आंदोलन छेड़ा, जो संघर्ष किया, वो सिर्फ हमारे भारत तक ही रही, बिल्कुल नहीं। ये भारत से बाहर अदर देश विदेशों में जाकर उस चीज़ का भाग लिया, प्रचार प्रसार किया और लोगों को, युवाओं को जागरूक किया। गांधी शताब्दी समारोह समिति की जनसंपर्क उप समिति के वे सचिव नियुक्त किए गए। उसके बाद बहुत सारे पद होते हैं, पोजीशन होते हैं, उसी में से एक पद और पोजीशन था गांधी शताब्दी, तो उसमें इनको सचिव नियुक्त किया गया। गांधी दर्शन रेल की कल्पना डॉक्टर सुब्बाराव जी की ही थी, उन्होंने ही ये कल्पना की थी, उन्हें रेल की कल्पना थी। इन्हें इस परियोजना का निदेशक नियुक्त किया गया। सन 1979-1980 में
यह रेल उनके निर्देशों में सफलतापूर्वक पूरे देश में गई। सॉरी। जब ये रेल निकाली गई थी तो उनका जो सपना था कि ये रेल निकले, तो 1980 में यह रेल यात्रा निकली और पूरे देश में गई। सारे स्टेट में ये रेल यात्रा हुई थी। 1970 में ही उन्हें गांधी शांति प्रतिष्ठान का आजीवन सदस्य बनाया गया। भाई जी की विशेष प्रतिभा की धनी है। संविधान द्वारा मान्य 18 भाषाओं में वह बात और गायन कर सकते हैं। उन्हें 18 भाषाओं का ज्ञान था। डॉक्टर एस सुब्बराव सिर्फ एक ही भाषा नहीं जानते थे। आजकल नॉर्मली लोग कितना भाषा जानते हैं? इंग्लिश हो गया, मातृभाषा हिंदी हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 लैंग्वेज और जानते हैं, लेकिन वो 18 भाषाओं का ज्ञान था उनके पास और 18 भाषाओं में वो गीत गायन कर सकते थे। सन 1993, 94, 95 में उन्होंने भारत सरकार के सहयोग से 12 महीने की सद्भावना रेल यात्रा आयोजित की, जिनसे भारत की हर दिशा में भ्रमण किया गया। 1993 से लेकर 1995 तक जो 1993 से 1995 तक 12 महीने का जो रेल यात्रा निकाला गया था, वो पूरे भारत के हर क्षेत्र में गया और लोगों ने प्रचार प्रसार किया मिलकर। 26 प्रदेशों और कुछ बाहर के 4500 पुरुष और महिलाओं ने बारी बारी से पूरे समय व अल्पकाल के लिए एक परिवार की तरह साथ रहे, जबकि उनकी भाषाएं, धार्मिक विश्वास, राजनीतिक विचार, सामाजिक परिपक्व सब में भिन्नताएं थी। ऐसा नहीं कि वो जो 4500 महिला और पुरुष थे वो सब के सब एक ही धर्म के, एक ही जाति के, एक ही भाषा के थे। बिल्कुल नहीं, सब लोग अलग अलग धर्म के, अलग अलग जाति के, अलग अलग भाषाएं के थे। किसी का भी एक दूसरे से मैचिंग नहीं था। होगा, अब उसमें से आराम 100 लोग होंगे जो जानते होंगे, लेकिन फिर भी अलग अलग देशों से आए हुए सभी लोग, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग सोच, अलग अलग राजनीतिक, हर तरह से वो अलग अलग थे। सब में भिन्नताएं थी। उनका मिशन था प्रेम, शांति, मित्रता, सांप्रदायिक सद्भावना और विश्व शांति का संदेश फैलाना। और जो 45 लोग थे, 12 महीनों तक उन्होंने जो प्रचार प्रसार किया रेल से, उनका यही मोटिव था, प्रेम, शांति, मित्रता, सांप्रदायिक सद्भावना और विश्व शांति। सबसे बड़ी बात है कि विश्व शांति का मुद्दा लेकर उन लोगों ने, महिलाओं ने, पुरुषों ने इसमें भागीदारी दिया, अपना साथ दिया, सहयोग किया पूरे देश में प्रचार प्रसार के लिए। भाई जी विश्व भर में घूमे हैं। ऐसा नहीं कि वो, मैं पहले भी कही थी कि ऐसा नहीं कि वो इंडिया में ही या फिर इंडिया के किसी डिस्ट्रिक्ट या स्टेट में ही घूमे, वो विश्व भर में घूमे थे। कई सारे विदेशों में घूम चुके थे। जैसे कुछ मैं कंट्री का नाम बताती हूँ। इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी, कनाडा, नागपुर आदि देशों में उन्होंने गांधी युवक शिविरों का आयोजन किया। 1960 में अफ्रीका में हुआ युवा सम्मेलन में भाग लिया। सर्वधर्म विश्व संसद शिकागो में स्वामी विवेकानंद के भाषण के शताब्दी समारोह के मौके पर भाई जी के 1993 में इस पर अपनी वार्ता प्रस्तुत किया। उन्होंने अपनी वार्ता 1993 में जब एक स्वामी विवेकानंद के भाषण की शताब्दी समारोह चल रही थी, तब उन्होंने अपनी वार्ता को रखा, अपनी बातचीत को वहाँ पे रखा। उन्होंने उस 99 में दक्षिण अफ्रीका में हुए सर्वधर्म विश्व संसद के सम्मेलन में भी भाग लिया। दक्षिण अफ्रीका गए थे वो, और वहाँ भी अपनी वार्ता को रखा, अपनी बातचीत को रखा 1999 में। भाई जी को मुंबई में रचनात्मक कार्य के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए जमनालाल बजाज पुरस्कार से नवाजा गया। उन्होंने बहुत सारे कार्य किए थे और विशिष्ट कार्य के लिए उन्हें इस चीज़ के लिए सम्मानित किया गया। इससे पहले 2003 में राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया। स्वतंत्रता सेनानी होते हुए भी उन्होंने कई पेंशन की मांग नहीं की। उनकी हिम्मत की दाद देनी होगी कि भाई जी ने उत्तरकाशी के भयंकर भूकंप में अपने 300 साथियों के साथ सहायता कार्य करते हुए कड़ाके की सर्दी में भी खादी के सादे वस्त्र पहने हुए थे। सोचिए, आजकल नॉर्मली हमें ठंड लगती है, मोटे मोटे ब्लैंकेट, मोटे मोटे चादर, मोटे मोटे वो क्या बोलते हैं उसे, स्वेटर, जैकेट, इस तरह से डालकर निकलते हैं। लेकिन उस टाइम भी जब वहाँ पे भयंकर आया था, भूकंप आया था, तो उस टाइम भी अपने 300 साथियों के साथ वो खादी के ही वस्त्र पहन के वहाँ पे काम कर रहे थे। सोचो, इतनी कड़ाके की ठंड में।
आज 86 वर्ष की आयु में भी वे अथक रूप से युवा शिविर आयोजित करने के कार्यरत में हैं। 86 साल की उम्र में भी वो यंग की ही तरह काम करते थे, दौड़कर, वही सादगी, वही ताजगी, वही अंदाज। डॉक्टर एस एन सुब्बा राव आज जहां अपनी सक्रियता से राष्ट्र की एकता अखंडता की अंतरधारा को उष्मा देते रहते हैं, वहीं उनसे प्रेरित होकर देश भर में अपने अपने क्षेत्रों में हजारों युवाओं के समूह सौहार्द, शांति, प्रेम और राष्ट्र निर्माण के कार्य से जुड़े हुए हैं। स्वदेश सुब्बा राव जी के द्वारा तैयार किए हुए अनेकों कार्यकर्ता राष्ट्र निर्माण का कार्य करते हुए भारत माता की सेवा में संलग्न है। वो अब इस दुनिया में नहीं रहे भाई जी। 2020 या 21 में उनकी डेथ हो गई थी। तब से युवाओं ने उनका जो काम था, उनका जो थीम था, उनका जो सोच था, अभी भी युवाओं में जिंदा है, जागृत है और लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जगह जगह पे शिविर लगाकर लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, बता रहे हैं। तो आइए हम चलते हैं उनको पुरस्कार एवं उपलब्धियों के बारे में, क्या क्या उनको मिला था, क्या क्या पुरस्कार था, उनकी क्या क्या उपलब्धियां थी। जीवन काल उपलब्धि पुरस्कार 2014 में उन्हें मिला था भारतीय साथी संगठन की ओर से। अनुव्रत अहिंसा पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए उन्हें 2010 में मिला था। महात्मा गांधी पुरस्कार 2008 में मिला था। जमनालाल बजाज पुरस्कार रचनात्मक कार्य के लिए उन्हें 2006 में मिला था। राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार 2003 में मिला था। राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भावना पुरस्कार भारत सरकार द्वारा उन्हें 2003 में ये भी मिला था। विश्व मानवाधिकार प्रोत्साहन पुरस्कार 2002 में मिला था। भारतीय एकता पुरस्कार मिला था। डी लिट मानव उपाधि काशी विद्यापीठ वाराणसी में 1997 में मिला था। राष्ट्रीय युवा पुरस्कार योग के 1995 भारत सरकार द्वारा मिला था। तो गाइस, ये थी एक छोटी सी जीवनी, उनकी छोटी सी उपलब्धियों के बारे में, उनकी बड़ी सी उपलब्धियों के बारे में छोटी सी सेंटेंस में मैंने कुछ बताया। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये कहानी कैसा लगा, हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं नेक्स्ट टाइम और अच्छी कहानी लेकर आऊँ, आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, और आई होप पूरा देखें, अच्छा भी लगा होगा।